हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। मैं नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को ही बोलते हैं अरहेनियस कंसेप्ट। ठीक है, इसी अरहेनियस कंसेप्ट को कहीं पे नाम दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्सो कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है। ठीक है, तो आइए पहले ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में सीख ले, फिर अरहेनियस कंसेप्ट, अरहेनियस से क्या क्या बोला और कोलिजन थ्योरी इसको क्यों बोलते हैं इसके बारे में। पहली बात, जो ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, देखिए ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं जैसे कि जी ए है और ये से करें, ए है, ए से रिएक्शन कर रहा है, ए बी को रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा, ए टू बी बनाएगा, ऐसा समथिंग बनाएगा, या यूँ कहें जो ए टू बनाएगा प्लस बी बनाएगा, ऐसा बनाएगा। मैं मान लो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ। सी है तो ए तो है और यहाँ पे क्या ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और उसके बाद से बनेगा। होता क्या है, जो ये जब रिएक्शन आपस में जब करने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ए और इस ए के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, और ए बी और बी के बीच में ये बॉन्ड का ब्रेक होना शुरू दी जाता है। ब्रेक होना, ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर्मेशन हो रहा है। इस अवस्था में, इस पोजीशन में मिलने के लिए, ये पोजीशन जब आता है, कहीं ना कहीं ये पोजीशन मिलता है पूरे रिएक्शन के दौरान में, तब फाइनली क्या बनता है, ए और ए के बीच में बनता है और बी के बीच में ये टूट जाता है कंप्लीटली और ये बन जाता है कंप्लीटली, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड मोलेक्यूल। इसका नाम क्या देते हैं साहब, एक्टिवेटेड मोलेक्यूल। एक्टिवेटेड मोलेक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस एक्टिव है, ये मोलेक्यूल पहली बार एक्टिवेटेड मोलेक्यूल मतलब काफी एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो आपने ओवरऑल मिलाकर के क्या सीखा, ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट थ्योरी इसको बोलते हैं, जो इस ये पोजीशन, ऐसा स्थिति जनरेट होता है इन बिटवीन मोलेक्यूल के बीच में। अब कोलिजन थ्योरी किसको बोलते हैं, तो जो ये आपस में जो ये बॉन्ड को टूटना, बॉन्ड को बनना जो होता है ना, ये आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करता है आपस में, कोलिजन करके और फिर कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन में। हम देखेंगे हर एक मोलेक्यूल के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और उसका एक एनर्जी होना चाहिए, या यूँ कहे थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, यानी कि जो वो कोलाइड करता है आपस में। ये जो हम लोग लिखते हैं ना ऐसे रिएक्शन, तो ये कोलिजन भी होता है और दोनों का आपस का एनर्जी का एक्सचेंज होता है एंड देन फाइनली ये चीज़ बनता है, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी, ठीक है। ठीक है, तो पहले अरहेनियस कंसेप्ट में क्या बोला, अरहेनियस ने क्या बोले थे, देखिए रिएक्शन विल अकर ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। ये देखिए रिएक्टेंट मोलिक्यूल अभी बताया, कोलिजन थ्योरी इसलिए बोलते हैं जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है जिसकी वजह से रिएक्शन अकर करता है। इन्होंने अरहेनियस ने बताया, जैसे कि ए है और बी है, आपस में रिएक्शन में ये दोनों आपस में कोलाइड किया। ये जरूरी नहीं है जो ए यहाँ से, जैसे कि ए यहाँ से है और बी यहाँ से, ये जरूरी नहीं है जो आपस में जाकर के ये कोलिजन कभी करे। यहाँ पर सपोज दैट आकर के ए और यहाँ पे बी मिल जाए तो ये रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, नो, ये इट्स नॉट नीडेड, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है और प्रॉपर एनर्जी भी होना जरूरी है। तो पहली बात। दूसरी बात, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो एक्टिवेटेड मोलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे जिसके वजह से कोलिजन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन R इजिकल टू के इंटू ए के पावर, यहाँ n हो, a हो, b हो, 0 हो, जो भी हो, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये क्या बोलेंगे, R भी बढ़ेगा, k भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ, इस टेम्परेचर के साथ दोनों ही बढ़ेगा। यस और नो बोलिए, यस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, उन्होंने पॉइंट क्या दिया था, ऑल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन उसको बोलते हैं जो कि कन्वर्ट, नॉट इफेक्टिव यानी कि जो कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं नॉट इफेक्टिव। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये वाला ए यहाँ पे जाएगा और बी यहाँ पे जाएगा, अगर इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ।
तो ऑल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन, ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव विच कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लीड करता हो, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनाता हो कोलिजन के बाद, उस कोलिजन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखिए ए है, ए बी है, आपस में रिएक्शन किया तो A2 बना दिया, B बना दिया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ए से रिएक्शन किया, ये बी। अब देखिए ये इसके साथ तो कोलिजन नहीं करेगा, ये ए आया, ए आया, दोनों का साथ। अगर ये वाला सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे तो बनना है A2, तो ये तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या, ये परफेक्ट कोलिजन नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं, नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन, दीज आर द इफेक्टिव कोलिजन। क्यों, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इस प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ प्रॉपर एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो अब देखिए इस पॉइंट को चौथे पर नंबर पर, ओनली दोज मोलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, वही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है, वही मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, विच हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा जिसकी एनर्जी होती है वही एनर्जी, वही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन में। ठीक है, ठीक है। इट इज मिनिमम एनर्जी एट विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है। जैसे कि अगर किसी चीज़ों के लिए 50 किलो जूल चाहिए, अगर ये सपोज दैट ये मोलिक्यूल है, ये मोलिक्यूल आपस में कोलिजन के, पता चला इसके पास 50 किलो जूल है, इसके पास 35 किलो जूल है, तो ये रिएक्शन, ये परफेक्ट कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन ये इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी न होने के वजह से ये नहीं होगा। अगर इसके पास 105 किलो जूल हो जाएगा तो हो जाएगा रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये से देखिए ओनली दोज विच हैव मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसकी जो मिनिमम एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए ये ग्राफ आपने पढ़े होंगे, पहले भी ग्राफ पढ़े होंगे। कहाँ से पढ़े होंगे, गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे। इसी ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एरिया जो होता है हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि चाहे इस तरीके से इसके बारे में बात करें, चाहे इसकी अगर बात करें, ये देखिए इसकी भी बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा ऑलवेज। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना ऐसे बनता है। इसके लिए कर्व जब आप मैं गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसके लिए टेम्परेचर ऐसे होता है, जब टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो थोड़ा कर्व ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जब टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जब टेम्परेचर और बढ़ा थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, देखो यहाँ पे मोलिक्यूल है, ये पिक पे है, अब उसके बाद से अब यहाँ पे पिक पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, दीज आर द एनर्जी, ये आप समझ रहे, ये एनर्जी यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल में एनर्जी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो इतने मोलिक्यूल, एनर्जी बढ़ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये देखिए ये वाला। अब एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसके यूनिटी क्यों होता है मैं थोड़ा सा एक बार बताया था, इसी में बताया। देखिए ये कर्व पहला वाला कर्व है, ये वाला पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, दूसरा कर्व है। अगर ये खत्म हो रहा है, ये तो अभी नहीं पार्ट है ना, ये सेकंड वाला कर्व देखेंगे तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वाला से देखेंगे सेकंड में तो ये वाला तो पार्ट ऐड भी तो हो गया, यानी कि जितना पार्ट इधर रिमूव हुआ उतना ही पार्ट इधर ऐड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए कर्व जो होता है हमेशा यूनिटी बोलते हैं। इसका कर्व जो होता है यानी कि कर्व का एरिया जो होता है ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी इन द सेंस क्या, जो कर्व पहले था उसका वो सेकंड टाइम में टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, कर्व 1 सेकंड उतना ही कर्व आएगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। खैर ये तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो एनर्जी और ये लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, टेम्परेचर अभी यहाँ है। तो अब देखो ये सपोज दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ब्लर हो गया है यहाँ पे, मैं दूसरा पेज डालूंगा बाद में। वेल यहाँ पे ई थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर ये से बढ़ा दे, ऐसे कर दो तो टेम्परेचर T1 मैंने लिख दिया, T1 टेम्परेचर, क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए है भाई, ये ग्राफ T1 के लिए। ठीक है, ये ग्राफ T1 के लिए, तो इतने मोलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इससे एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा सिर्फ इतने मोलिक्यूल का ही है। ठीक है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये आज क्या हुआ और थोड़ा फ्लैट हो गया,
जब ये और फ्लैट हो गया तो क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरी नहीं करता भाई? टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने से थ्रेशोल्ड एनर्जी का वेरिएशन नहीं होता। अब क्या हुआ, ये कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब देखो इतना मोलेक्यूल, ये पूरा का पूरा मोलेक्यूल, ये देखिए ये टोटल मोलेक्यूल यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल मोलेक्यूल जो होता है, ऑल मोलेक्यूल आर कन्वर्टेड किसमें, ऑल मोलेक्यूल जो है किसमें हो गया, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गया, जिसके वजह से हम कहते हैं कि इतने मोलेक्यूल अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिएक्शन फास्ट होगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। ये हमने ग्राफ से देख लिया। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल। पहले ये मोलेक्यूल इतना पार्टिसिपेट करता था, इतना ही, अब मोलेक्यूल इतना पार्टिसिपेट करता, फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल धीरे धीरे बढ़ गया। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया। इसीलिए लिखा हुआ T2 का टेम्परेचर, ये ग्राफ T2 का है, ये ग्राफ T1 का है। T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा T1 से तो होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने पहले बता दिया। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में क्या बताया था, जो ये ब्रेक होगा, सॉरी ये फॉर्मेशन होगा और ये ब्रेक होगा, यानी कि ये टूटेगा और ये बनेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो कहता है स्टेट व्हेन एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो बॉन्ड बना है ऑलरेडी, जो बॉन्ड कौन सा बना है भाई, A+AB ऐसे बना है। एक तो ये इसके बीच में तो बॉन्ड नहीं है, ये वाला तो सिंगल है, लेकिन इसके बीच में बॉन्ड है, तो ये देखिए AB। तो स्टेट व्हेन एग्जिस्टिंग बॉन्ड आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड कंप्लीटली ब्रोकन नहीं है, कैसा है, अब टूट रहा, तो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। एंड न्यू बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, यानी कि ये ए और ए के बीच में बन रहा था, ये भी कंप्लीटली नहीं, इस अवस्था में है, इस स्थिति में है, तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ओके। तो ये देख लीजिए, इसके लिए ए बी ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है भाई, ये फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है भाई, ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ओके। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड मोलेक्यूल। इस स्थिति में क्यों, क्योंकि जो इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी मोलेक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो हाईली अनस्टेबल, यानी कि जो हाईली अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, कहां से सेपरेट नहीं कर सकते, ये कंटेनर में दे देंगे और ए होगा और ए बी होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो A2+B बनता तो हम निकाल पाते, लेकिन ये क्या होता है, ये की स्थिति ऐसे भी होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला इसको कभी निकाल नहीं पाएंगे, इसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत कम देर के लिए बनेगा और वैनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये देखिए एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये पहली बात, एनर्जी, किसी के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है तो उछल कूद बहुत ज्यादा होता है। अब कहता है एक्टिवेशन, यानी कि उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कब करेंगे, एक्टिवेटेड मोलेक्यूल, यहां से नाम पता चल रहा है एक्टिवेटेड मोलेक्यूल। तो एक्टिवेटेड मोलेक्यूल उसी को बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो किसी भी मोलेक्यूल को एक्टिव बनाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है और एक्टिव हो जाएगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो एक्टिव बनाने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उसको एक्टिवेट करना है भाई। तो इस तरीके से उसको सिंबल में EA बोलते हैं, EA दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक मिनिमम एनर्जी है। सपोज दैट आपको कोई बात कह करके मैं मोटिवेट करूं, कोई बात कह करके मोटिवेट करूं, तो आपको करने के लिए बेबस कर दूं, आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो आपको क्या मैंने किया, मोटिवेट किया। तो मोटिवेट मैंने एक्टिवेट किया, आपको एक्टिवेट की इसलिए पिंच किया, आपको बातों से कह करके आपको ये बताया जब भैया आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। कुछ बातें ऐसी बताई जो आपको चोट किया और आप एक्टिवेटेड हो गए, यानी कि जब आप पढ़ाई के लिए बैठ गए। तो हमको कितना एक्टिवेट करना चाहिए, तो उसके लिए तो उसका कोई सीमा नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिगर कर देना है मुझे, जब आप पढ़ाई करने लगो तो उस ट्रिगर करना है। तो क्यों मैं ज्यादा एनर्जी दूं, ज्यादा एनर्जी के लिए ट्रिगर, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है ज्यादा एनर्जी का। यानी कि जब मुझे इतने कम से कम कितना मैं ट्रिगर कर दूं ताकि जब पढ़ाई करना शुरू कर दे, या कितना मैं आपको मोटिवेट कर दूं जिससे जब पढ़ाई करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे आप एक्टिवेट हो जाए, अपने काम के प्रति एक्टिव हो जाए, तो वो जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड द मिनिमम एनर्जी। तो उसी को नाम देता है मिनिमम। तो इसीलिए देखिएगा इस केस में क्या लिखा हुआ है, इट इज मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मोलिक्यूल सो दैट रिएक्शन अकर, यानी कि केवल उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि ई थ्रेशोल्ड तक हम बढ़ा दें एनर्जी को तो काम बन जाएगा मुझे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये ग्राफ था, ऐसे ऐसे ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ था, तो आपने कहा जो दी जाता है एक्टिवेट, यानी कि इसको बोलते हैं ई थ्रेशोल्ड।
अब यहां पे जो मोलिक्यूल पड़ा है उसका तो काम नहीं बनेगा। अब हम क्या करें, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ये इसके अंदर चला जाएगा। जब इसके अंदर यहां पे चला गया तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को, ये छोटा वाला जो पोर्शन होता है ना, इतने ही को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि कितना मुझे एनर्जी देना पड़ा ताकि थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया, और थ्रेशोल्ड के बाद से रिएक्शन कर ही लेगा उसमें। तो हम क्या बात करते हैं, ये मिनिमम एनर्जी सप्लाइड दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन है। और एक्टिवेशन एनर्जी, कभी भी किसी भी चीजों के एनर्जी देना पड़ता है तो हमेशा वो एनर्जी पॉजिटिव होता है, चूंकि उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एक्टिवेट करना है, मॉलिक्यूल को पार्टिसिपेट करना है रिएक्शन के लिए, दैट्स व्हाई ऑलवेज दीज आर ऑन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। राइट राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, केस नंबर 1 है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में ये ग्राफ देखना है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर परेशानी होती है। तो ठीक है, चले। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद पड़ा, सब कुछ हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसे रिक्वायरमेंट है। चले, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।